Yes, good morning, students. Again, I am Neetu Sharma over here with the same chapter and the new topic I am in front of all of you. So, हमने जो पीछे जो टॉपिक था हमने उसमें द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ा कि कौन कौन से जो गाइडिंग वैल्यूज़ थी कॉन्स्टिट्यूशंस को मेकिंग करने के लिए, ठीक है। वो हमने पिछले लेक्चर में हमने क्लियर किया था। हमने महात्मा गांधी के व्यूज़ पढ़े थे, किस प्रकार से वो जो सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, वुमेंस के राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। वहीं पे आपके जो B.R. अम्बेडकर हैं, विचार उनके सेम है बट उनका तरीका अलग है। उनका मानना है कि जब तक आपके पास सोशल इकोनॉमिक्स आपके पास इक्वलिटी नहीं आएगी, पॉलिटिकल इक्विटी जो इक्वलिटी उसकी कोई वैल्यू नहीं है और आने वाले टाइम में वो भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि वो कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने के लिए वो बात करते हैं रिजर्वेशन की। ओके, इट्स क्लियर। तो ये थे हमारे जो कुछ जो ड्रीम्स और कुछ प्रॉमिसेस थे, उसके बारे में पढ़ा। अब बिल्कुल नया चीज़ है हमारे, एंड दैट वन इज़ द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या फिलॉसफी रही होगी, क्या दर्शन रहा होगा इस संविधान के बनने के पीछे। अगर इफ़ यू सी द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ मेंशन ऑन योर पेज नंबर 51, अगर आप देखोगे कि प्रीएम्बल जो है वो एक तरीके से कहें तो ओवरव्यू मान लीजिए, आप समरी मान लीजिए, पूरी समरी उसके अंदर दी कि हमारा भारतीय संविधान कैसा होगा और उसके हर एक पॉइंट में बहुत से आर्टिकल्स ऐड करे हुए हैं, ठीक है। वो हम 1 बाय 1 आगे अभी क्लियर करेंगे। सो एम्बेडेड इन द प्रीएम्बल जितने भी वैल्यू हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, फिलोसफी के आधार पर जितने भी वैल्यू हैं, एवरीथिंग इज रिटन इन योर प्रीएम्बल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द प्रीएम्बल, इसकी डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ बेसिक वैल्यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो कि वैल्यू है, जो फिलोसफी के आधार पर जो वैल्यू है, ठीक है ना, उसका जो बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको कहते हैं प्रीएम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशंस बिगेन विथ वाइल ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक वैल्यूज़, दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जिसके अंदर जो बेसिक वैल्यू हैं आपको देखने को मिलेंगे, उसको कहते हैं आपका प्रीएम्बल, यानी कि आपका जो प्रस्तावना स्टार्टिंग की है वो। एंड I think most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble। और मोस्टली हर जो जितने भी संविधान है उसकी स्टार्टिंग प्रीएम्बल से ही होती है, प्रस्तावना से ही उसकी स्टार्टिंग होती है। और अपना जो भारतीय संविधान है वो ब्रिटेन से बहुत इंस्पायर्ड था, मतलब अमेरिका से बहुत ही इंस्पायर्ड था। सो विदाउट वेस्टिंग यू हैव टू स्टार्ट। And it contains the philosophy on which the entire constitution is based। और इसने कंटेन कर रखा है, इसने धारण कर रखा है सभी दर्शन को, सभी फिलॉसफी को, जिसके आधार पर आपका भारतीय संविधान बना है। तो ये है आपका प्रीएम्बल। डेफिनेशन इज देयर। देखिए अब हम एक एक जो वर्ड हैं उससे रिलेटेड क्या क्या लिखा है प्रीएम्बल में, आप देखिए। द फर्स्ट वन, ओके, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। बीच में जो आपको दे रखा है वो तो पूरा एक बुक का जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन के पहला पेज का दे रखा है, उसमें एक एक जो येलो वर्ड बॉक्सेस बने हुए हैं। फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। देखिएगा उसमें साफ लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्ट बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड नॉट हैंडेड डाउन टू दैम बाय ए किंग और एनी आउटसाइड पावर। यानी कि जो भी हमारे जो गवर्नमेंट बनाएंगे, डिसीजंस होंगे, वो कोई राजा के द्वारा नहीं बनाया गया, कोई थोपा नहीं गया है। इलेक्टेड मेंबर्स की जो गवर्नमेंट बनती है उसके बाद में ही सारा गवर्नमेंट का काम चलता है, सारी पॉलिसीज लागू होती है। यानी कि इसको बनाने वाला कौन है, हम। दैट क्लियर। मीन्स भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। यानी कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड और डूइंग बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। सेकंड है आपका सोर्जिन। सोर्जिन कहते हैं प्रभुत्व, ठीक है, मतलब किसका अधिकार होगा। लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार,
ठीक है ना। संप्रभु यानी कि जो भी आप का डिसीजन होगा वो डिसीजन लेने का अधिकार आपको स्वयं को होगा। तो कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकता, यानी कि ये नहीं है कि मान लो कि अमेरिका बहुत पावरफुल है तो उसने कहते नहीं आपको इंडिया में ये चीज़ लागू करनी है, नहीं। हमारे द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो प्रधानमंत्री हैं, आप खुद देखते हो कि जितने डिसीजंस लिए जाते हैं सिवाय कैबिनेट विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर डिस्कशंस होने के बाद में प्रधानमंत्री ही लेते हैं। ठीक है। संप्रभु मीन्स ऑवर्जिन। थर्ड है सोशलिस्ट। Wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce social economics inequalities. सोशलिस्ट कहते हैं समाजवादी। हमने एक ऐसे समाज की कल्पना करी है जिसके अंदर हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं, एज ए वो आपका सोशल हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल हो। ठीक है। मतलब लोगों को अपने से जुड़े हर सोशलिस्ट हो गया आपका, मतलब कि आपने जो भी समाजों को संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होगा। सरकार ज़मीन और उद्योग धंधों से हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाएंगे कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। बहुत पैसे वाले आप देखते हैं, अंबानी है, टाटा है, बिरला है, तो उनकी कोशिश रही है कि इनको इतना भी पावरफुल ना कर दे कि वो उनको भी क्रॉस कर दे, इसलिए टैक्स लगाते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा पैसे वाले उनके ऊपर टैक्स लगता रहता है। तो लेकिन भारत ने के जो संविधान है उसमें एक कोशिश की गई है कि सामाजिक और आर्थिक जो असमानता उसको कम की जाए, मोस्टली जहाँ तक हो सके इक्वलिटी दी जाए। इसलिए देखिए आप जॉब वगैरह में रिजर्वेशन भी दे रहे हैं। ओके। फिर आपका है सर्कुलर यानी कि पंथ निरपेक्ष। Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. Government treats all religion beliefs and practice with equal respect. राज्य का या देश का कोई भी एक विशेष धर्म नहीं है। सभी धर्मों को राज्य एक समान उसके प्रैक्टिस बिलीव्स पे विश्वास करता है। हर एक व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप अपने धर्म को अपने हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हो, ट्रेडिशनल्स कर सकते हो। गवर्नमेंट का या राज्य का या देश का कोई अलग से धर्म नहीं है कि वो हिंदू को प्रमोट करते हैं या मुस्लिम को, सिख को, ईसाई, उनके लिए हर धर्म इक्वल है। फिर आपका आता है डेमोक्रेटिक, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। डेमोक्रेटिक आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना। ठीक है। अपने पॉलिटिकल पार्टी में से अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, वोट देने का उनके पास अधिकार होता है। और गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है, यानी कि जवाबदेही होती है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो आफ्टर 5 years वो लेटर चेंज कर देते हैं। सो गवर्नमेंट इज़ रन अकॉर्डिंग टू द सम बेसिक रूल्स। और जो गवर्नमेंट है उन पे कुछ लिमिट लगा रखी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि वो उन लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। और आप देखते हो जब भी सत्र होता है लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जो भी उन्होंने कुछ भी किया है उनके लिए अपोजिशन पार्टी उनसे क्वेश्चन पुटअप करती है। ड्यूरिंग इलेक्शंस आप देखते हैं कि उस टाइम भी बहुत से जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, टीवी पे, और वो सवाल जवाब करते रहते हैं। ठीक है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक? द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पोजिशन। स्टेट का हेड है, फॉर एग्जाम्पल योर प्राइम मिनिस्टर, योर प्रेसिडेंट, वो हेरिडिटरी नहीं है। ये नहीं कि उनके बेटे के बाद में उनके बाद मतलब कि वंशागत वो पोस्ट पे नहीं बैठते, बाकायदा इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के बाद में ही वो व्यक्ति उस ओहदे पे बैठता है, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारा वो प्रेसिडेंट हो। इज इट क्लियर? फिर आपका जस्टिस, न्याय। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजियंस एंड जेंडर। किसी की साथ भी जेंडर है, कास्ट है, धर्म, जाति, लिंग को लेके और भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोशल इक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस्ड। सामाजिक असमानता, अनटचेबिलिटी को एक तरीके से उन्होंने ख़त्म ही कर दिया है। एंड गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेजेस ग्रुप। और हर टीम जो सामाजिक रूप से पिछड़े जो वर्ग हैं उसके लिए जो संविधान है उन्होंने कुछ स्पेशल वर्क कर रखा है फॉर योर रिजर्वेशन। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से SC/ST या जनजातियों को जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए संविधान में एक अलग से प्रावधान रखा गया, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में हो, उनको वो जॉब आपको देनी पड़ेगी, उनके लिए बिल्कुल रिजर्व रहती है। पॉलिटिक्स में भी ये है, आप देख लीजिए, एजुकेशन में भी यही है, जॉब के अंदर सिविल सर्विस में भी ये चीज़ वो फॉलो करते हैं।
फिर है आपका लिबर्टी मीन्स गणराज्य। There is no unreasonable restrictions on the citizen in what they think. Now they wish to express their thought and the way they wish to follow up their thoughts in action. Liberty, ठीक है, यानी कि स्वतंत्रता उनको दी गई है। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। देखिए भाई, अपने व्यूज़ को रखने का, आप देखते हैं ड्यूरिंग इलेक्शंस या किसी भी बात को लेके जब अगर आप मीडिया में देखते हो, दे आर फ्री फॉर देयर व्यूज़, वो अपने व्यूज़ को रखने के लिए बिल्कुल फ्री है। अब देखिए मीडिया के अंदर हर कोई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो वो लगे भारतीय संविधान में हर एक व्यक्ति को लिबर्टी दी गई है कि वो अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपको ऐसे भाषण या अपने ऐसे व्यूज़ नहीं रख सकते जिसमें देश की एकता या अखंडता को कोई प्रॉब्लम आती हो, अदरवाइज यू हैव टू द बैन। बाकी आप इलेक्शंस में देखते हैं कि अपने विचारों को रखना, दूसरे के विचारों को ग्रहण करने के लिए आम आदमी बिल्कुल फ्री है। ओके, उसके बाद आपका इक्वलिटी मीन्स समानता। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर एक व्यक्ति लॉ के समक्ष, कानून के समक्ष सभी इक्वल है। पैसे वाला हो, गरीब हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, कहीं से भी बर्थ प्लेस हो, बट ही और शी इक्वल बिफोर द लॉ। वो अपने फंडामेंटल राइट से किसी प्रकार के लिए वो कोर्ट में जाके अपनी याचिका लगा सकता है। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और सरकार हर टाइम ये कोशिश करेगी कि हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिए जाए। सिविल सर्विस के अंदर आपको मेरिट बेस पे जॉब मिले। हाँ, ये सही है कि SC/ST के लिए कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं, बट कोशिश यही है कि किसी को भी प्रिविलेज ना मिले, विशेष अधिकार ना मिले कि वो पैसे वाला है इसलिए, ये पॉलिटिक्स में इसलिए, सेलिब्रिटीज़ है इसलिए। नो, इफ़ यू आर कैपेबल, अगर आप कैपेबल हो उस पोस्ट के लिए, यू हैव टू फाइट द कंपटीशन एंड यू हैव गेट द जॉब और गेट द पोस्ट। उसके बाद में आपका है फ्रेटर्निटी, ये कहते हैं बंधुत्ता, यानी कि एक साथ मिलकर रहने की बात यहाँ पे कही गई है प्रियम्बल के अंदर कि ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। हम सबको हर एक कास्ट के व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना है कि हम आपस में भाई भाई हैं। नो वन शुड ट्रीट ए फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर, किसी के साथ स्टेट को लेके, बॉर्डर को लेके, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके भेदभाव नहीं करना है। बंधुत्व की भावना, अपनेपन की भावना हमें रखनी है। देखिए आप कितनी अच्छी बातें कही गई हैं आपके प्रियम्बल के अंदर। बहुत सुंदर सुंदर जो बातें आप देखने को मिलेंगे प्रियम्बल के अंदर। आपको हर एक जो डेफिनेशंस हैं, येलो वर्ड्स हैं, पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में किसी दो को पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द व्हेन द पीपल ऑफ इंडिया एंड सोवरजीन, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेटिक, व्हाट डू यू मीन बाय रिपब्लिक। ऐसे आपको हर एक जो आपके ये 10 जो पॉइंट्स हैं, when the people of India, sovereign, socialist, circular, democratic, republic, justice, liberty, equality and fraternity, आपको इन सब की जो येलो कलर्स में बॉक्स में दी हुई है, आपको सबको अच्छे से पढ़ना है एंड यू हैव टू लर्न। ओके, तो ये था आपका पूरा प्रियम्बल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। अब आपको क्या करना है, ऑन सैटरडे देयर इज ए रिटर्न टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, सेम इट इज़ पैटर्न, आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। सब चैप्टर नंबर 2 ऑफ दिस, इसका टेस्ट होगा ऑन सैटरडे। ओके, सो अपना नोट्स पूरे पढ़िए जितने भी दिए हैं। आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है जो हम कल क्लियर करेंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, से लाइस, गुड बाय स्टूडेंट्स।